छात्रों, आज हम पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण की पद्धतियों पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही इससे संबंधित सिद्धांतों की भी चर्चा करेंगे। इससे पूर्व पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा, उनके स्वरूप तथा उसकी विशेषताओं की चर्चा हम कर चुके हैं। इस पर अत्यंत महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण की पद्धतियां बताइए, इससे संबंधित सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। विज्ञान, तकनीकी, भौतिकी, रसायन, दर्शन, कला तथा शास्त्र आदि विभिन्न क्षेत्रों में पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण के लिए पद्धतियों का प्रचलन किया गया, जिनमें 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। नंबर 1 ग्रहण, नंबर 2 अनुकूलन, नंबर 3 संचयन तथा नंबर 4 निर्माण। ग्रहण पद्धति के अंतर्गत विशेष रूप से यूरोपीय भाषाओं में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली को मूल रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इसके पक्ष में कई बातें प्रचलित हैं। इससे समय तथा संपत्ति की बचत होती है, क्योंकि नवीन शब्दावली के निर्माण के लिए श्रम व्यय नहीं होता है। इस विषय में दूसरी बात भी कही जाती है। अंग्रेजी की शब्दावली अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली है, अतः इसे अपनाने में वैज्ञानिक, औद्योगिक तथा प्राविधिक क्षेत्रों में सारे संसार से हमारा संवाद होना संभव है। तीसरी एक और भी बात इससे संबंधित है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि अन्य राष्ट्रों ने इसे स्वीकार कर लिया है, परंतु वास्तविकता ये है कि इस पारिभाषिक शब्दावली को मानने वाली भाषाओं में
न तो नए शब्दों के निर्माण की शक्ति है और न इसकी भाषा में कोई ठोस बात। तथा अनुशासन की गरिमा भी देखने को नहीं मिलती। विश्व में संस्कृत, लैटिन, ग्रीक तथा चीनी ये 4 भाषाएं पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। दूसरा बिंदु है अनुकूलन। अनुकूलन से आशय है कि जब हम दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपनी भाषा में प्रयुक्त करते हैं तो उसे अनुकूलन कहते हैं। जब विदेशी भाषा को व्याकरण तथा ध्वनि की विशेषताओं के अनुसार परिवर्तित कर उसे अपनी भाषा में सम्मिलित कर लिया जाता है तो इस प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। इस प्रक्रिया शब्द को विदेशी ध्वनि को अपनी भाषा की ध्वनि में ढाल लिया जाता है। जैसे विदेशी इंजन भारतीय इंजन हो गया। उसके बाद अगला बिंदु है संचयन। पारिभाषिक शब्दावली के लिए यह भी महत्वपूर्ण पद्धति मानी गई है। संचयन से आशय होता है भंडारण से, संकलन से। इसमें भारतीय भाषाओं, उपभाषाओं तथा बोलियों के कुछ शब्दों को पारिभाषिक रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला बिंदु है निर्माण। निर्माण से आशय है कि भाषा नवीन शब्दावली के निर्माण में कितनी सक्षम है, यह भी महत्वपूर्ण है। पारिभाषिक शब्दावली अपनी भाषा की शब्द संपदा का महत्वपूर्ण भाग होती है और उसे भाषा के व्याकरण के अनुकूल बनाना पड़ता है। इस हेतु निर्माण पद्धति कुछ कठिन है। यह केवल चीनी, संस्कृत, ग्रीक तथा लैटिन में ही संभव है। तो हमने अभी पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण की पद्धतियों की चर्चा की, उसको जाना। पारिभाषिक शब्दावली के सिद्धांतों के निर्धारण के लिए अनेकानेक विद्वानों ने प्रयास किए हैं, जिनमें से 2 नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। एक नाम डॉक्टर कोठारी और दूसरे डॉक्टर रघुवीर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के 3 सिद्धांत दिए हैं। नंबर 1 उपयोगिता, नंबर 2 सरलता और नंबर 3 लचकीलापन या लचीलापन। इन तीनों सिद्धांतों में पहला और दूसरा सिद्धांत सभी के लिए मान्य है, इसमें किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। परंतु तीसरे सिद्धांत लचकीलापन में मतभेद मिलता है। यदि इससे तात्पर्य यह निकलता है कि नमनीयता और विभिन्न अर्थों में संकेत का होना
तो पारिभाषिक शब्दावली के लिए ये सिद्धांत घातक हो सकता है। चूंकि पारिभाषिक शब्दावली की पहली विशेषता उसकी एकार्थता है, परंतु उसमें एकार्थता नहीं पाई जाती है, तो लचकीलापन या लचीलापन का सिद्धांत उसके लिए मान्य नहीं हो सकता है। इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली के लिए सुप्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर रघुवीर ने भी कुछ सिद्धांतों की चर्चा की है। आपका मानना है प्रत्येक मुख्य अर्थ के लिए एक शब्द अलग से होना चाहिए, जैसे पावर के लिए शक्ति और एनर्जी के लिए ऊर्जा। प्रत्येक शब्द का अर्थ अवश्य निकलता हो, जैसे स्पीड के लिए गति, स्थानांतरण की प्रवृत्ति के लिए चाल। सभी पदों का परिमाप 4 अक्षरों से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसे फास्फोरस के लिए भास्कर। यूरोपीय शब्दों के अनेक प्रतीकों के भारतीय शब्द संक्षेप में होने चाहिए, जैसे गणित, रसायन आदि के संक्षेप चिन्ह या प्रतीक। यूरोप के समस्त शब्दों का विश्लेषण सार्थक अंगों से होता है, तो हिंदी में भी भारतीय शब्दों का निर्माण किया जाना चाहिए, जैसे सेंटर, केंद्र, लॉ विधि, लॉफुल विधिवत, लीगल वैध। प्रत्येक शब्द के व्याकरण तथा अर्थ संबंधी समस्त या असमस्त पदों की एकत्रित करके उनका अनुवाद किया जाना चाहिए, जैसे एसिड अम्ल, एसिडिक अम्लिक, एसिडेंट अम्लक। तो इस प्रकार डॉक्टर रघुवीर ने भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा की है। काफ़ी हद तक सिद्धांत उनके मान्य भी समझे गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज आपने पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण की पद्धतियाँ और उनके सिद्धांतों को समझा होगा। धन्यवाद।